आज की दुनिया में मतलब चारों तरफ अगर हम देखें तो किताबें हैं, अखबार, पोस्टर, यहाँ तक कि हमारे हाथ में जो फोन है, हर तरफ छपे हुए शब्द हैं। बिल्कुल और इनके बिना दुनिया की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां ऐसा नहीं था। हाँ, वे हमें छपाई की तकनीक के जन्म और उसके पूरी दुनिया में फैलने के सफर पे ले जा रहे हैं। ये तो एक टाइम मशीन जैसा लगता है। है ही। ये कहानी पूर्वी एशिया के लकड़ी के ब्लॉक्स से शुरू होती है, फिर यूरोप में एक क्रांति लाती है जिसने धर्म और सत्ता दोनों को हिलाकर रख दिया। और फिर भारत पहुंचती है। हाँ, और भारत पहुंचकर समाज सुधार और आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। आज हम इसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कागज पर स्याही के कुछ निशानों ने आखिर पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया। तो स्रोतों के मुताबिक कहानी शुरू होती है चीन से, लगभग 594 ईस्वी में। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से है ना। ये थी क्या असल में? हाँ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। इसका तरीका बड़ा ही मेहनत वाला था। कारीगर लकड़ी की तख्ती पर अक्षर बनाते थे और फिर तख्ती के खाली हिस्सों को छेनी से तराश कर निकाल देते थे। अच्छा, तो सिर्फ अक्षर उभरे हुए रह जाते थे? बिल्कुल। फिर उस पर स्याही लगाकर कागज को रगड़ा जाता था और बस पन्ना छप गया। मतलब हर एक पन्ने के लिए एक पूरी की पूरी तख्ती तराशनी पड़ती थी। कितना समय लगता होगा इसमें? बहुत। और कागज भी बहुत पतला होता था, इसीलिए जो पारंपरिक चीनी किताबें थीं वो एकॉर्डियन की तरह दिखती थी, जिन्हें मोड़कर सिला जाता था। एक और दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में सबसे ज्यादा छपाई का काम वो कोई प्राइवेट पब्लिशर नहीं बल्कि चीन की सरकार करवाती थी। हाँ, और इसकी वजह थी उनकी बहुत बड़ी अफसरशाही। अधिकारियों को चुनने के लिए। जी, उन अधिकारियों को चुनने के लिए एक सिविल सेवा परीक्षा होती थी और इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार को हजारों लाखों की तादाद में किताबें छपवानी पड़ती थीं। तो कह सकते हैं कि शुरुआती प्रिंटिंग का मकसद ज्ञान का प्रसार कम और प्रशासन चलाना ज्यादा था। एक तरह से हाँ। लेकिन 17वीं सदी आते आते ये तस्वीर बदलने लगी। चीन में शहरी संस्कृति फैल रही थी और अब पढ़ने वाले सिर्फ विद्वान या अफसर नहीं थे। अच्छा, तो आम लोग भी पढ़ने लगे थे, जैसे व्यापारी? हाँ, व्यापारी, अमीर महिलाएं और आम शहरी लोग भी। और उनकी पसंद भी अलग थी। अब काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, रोमानी नाटक, ये सब छपने लगे। मतलब प्रिंट अब सिर्फ जरूरत नहीं, मनोरंजन का भी जरिया बन रहा था। बिल्कुल। और यही तकनीक फिर चीन से निकलकर जापान पहुंची। ये कैसे हुआ? लगभग 770 ईस्वी के आसपास बौद्ध प्रचारक इसे अपने साथ ले गए और जापान की जो सबसे पुरानी छपी हुई किताब मिली है 868 ईस्वी की, डायमंड सूत्र, उसमें सिर्फ अक्षर नहीं है बल्कि चित्र भी हैं। हाँ, लकड़ी पर खुदे हुए खूबसूरत चित्र। सही। और जापान में तो छपाई ने एक अनोखी कला को ही जन्म दे दिया। 18वीं सदी के अंत में एदो मतलब आज का टोक्यो, वहां उकियो नाम की एक चित्रकला शैली बहुत मशहूर हुई। उकियो, जिसका मतलब है तैरती दुनिया के चित्र। हाँ, इन तस्वीरों में उस दौर के चाय घर, कलाकार और तवाइफों की जिंदगी की झलक मिलती थी। कितागावा उतामारो जैसे कलाकारों ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया। और कोरिया की त्रिपिटक कोरियाना को तो हम भूल ही नहीं सकते। बौद्ध ग्रंथों का संग्रह, जिसे करीब 80,000 लकड़ी के ब्लॉक्स पर उकेरा गया है। 80,000! ये आंकड़ा ही बताता है कि ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, बल्कि इसमें कितनी श्रद्धा, कला और धैर्य शामिल था। बिल्कुल। तो पूर्वी एशिया ने दुनिया को छपाई का तोहफा दिया, लेकिन असली तूफान तो तब आया जब ये यूरोप पहुंची। हाँ, एशिया में एक शांत नदी की तरह बह रही थी। धमाका तो यूरोप में ही हुआ। तो ऐसा क्या था यूरोप में जो इस तकनीक को एक क्रांति में बदलने वाला था? क्या क्या वहां के लोगों को किताबों की ज्यादा जरूरत थी? जरूरत भी थी और एक तरह की बेचैनी भी थी। देखिए, सदियों से रेशम मार्ग से चीन से रेशम और मसाले यूरोप आते थे। और 11वीं सदी में उसी रास्ते से कागज भी पहुंचा। हाँ, और फिर 1295 में मार्को पोलो जैसे यात्री वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी भी ले आए। लेकिन ये तकनीक यूरोप की बढ़ती भूख को मिटाने के लिए काफी नहीं थी। भूख? किस चीज की भूख? ज्ञान की, किताबों की। यूरोप में विश्वविद्यालय खुल रहे थे, व्यापारी वर्ग बढ़ रहा था, इन सब तो सस्ती किताबों की जरूरत थी। लेकिन उस वक्त तो किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, पांडुलिपियां। वो तो बहुत महंगी और समय लेने वाली होती होंगी। बहुत ज्यादा। एक एक किताब की नकल तैयार करने में महीने लग जाते थे। इसलिए एक ऐसी तकनीक की जरूरत थी जो तेज हो और सस्ती भी।
और यही कहानी में एंट्री होती है योहान गुटेनबर्ग की। हाँ, जर्मनी की एक बड़ी रियासत में पले बड़े, उन्होंने बचपन से वाइन और जैतून पेरने वाली मशीनें यानी प्रेस देखी थी। और वो सुनारी का काम भी जानते थे। बिल्कुल, वो शीशे को मनचाही शक्ल देने में माहिर थे और यही दो अलग-अलग हुनर उनके आविष्कार की नींव बने। जैतून पेरने वाला प्रेस प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बना। और सुनारी के ज्ञान से उन्होंने धातु के अक्षर बनाए। यही मूवेबल टाइप था। एकदम सही। एक मिनट, मूवेबल टाइप का असली मतलब क्या है? मतलब अब हर पन्ने के लिए पूरी तख्ती नहीं खोदनी पड़ती थी। सही पकड़ा, यही सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव था। अब आप उन्हीं अक्षरों को बार बार इस्तेमाल करके अनगिनत पन्ने छाप सकते थे। अरे वाह। 1448 तक गुटेनबर्ग ने अपनी मशीन तैयार कर ली थी। और उस मशीन से जो पहली किताब निकली वो थी बाइबल। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ धार्मिक वजह से होगा, पर क्या ये एक बिजनेस फैसला भी था? बिल्कुल, ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। बाइबल उस समय की बेस्ट सेलर थी। उन्होंने इसकी करीब 180 प्रतियां छापी, जिसमें 3 साल लगे। 3 साल सुनने में तो ये बहुत ज्यादा लगता है, पर उस जमाने के हिसाब से ये बिजली की रफ्तार थी। और इसके बाद जो हुआ वो एक असली क्रांति थी। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। 15वीं सदी के आखिरी 50 सालों में यूरोप के बाजारों में 2 करोड़ किताबें आ चुकी थीं। 2 करोड़? हाँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हाँ, क्योंकि 16वीं सदी में ये संख्या बढ़कर 20 करोड़ हो गई। 20 करोड़। ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देता है। इसका मतलब है कि सिर्फ 100 साल में जानकारी का बहाव एक पतली धार से बढ़कर एक सुनामी जैसा हो गया होगा। बहुत अच्छी तुलना है। ये उस दौर का इंटरनेट था। इस क्रांति ने एक नए पाठक वर्ग को जन्म दिया। किताबें इतनी सस्ती हो गईं कि वो अब सिर्फ अमीरों और पादरियों तक सीमित नहीं रहीं। जो जनता अब तक कहानियां सिर्फ सुनती थी, वो अब पढ़ने लगी थी। हाँ, लेकिन एक मुश्किल थी। साक्षरता। उस वक्त यूरोप में ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। बिल्कुल। तो प्रकाशकों ने इसका एक बहुत होशियारी से हल निकाला। उन्होंने लोकगीत, लोक कथाएं और ऐसी किताबें छापनी शुरू की जिनमें तस्वीरें बहुत ज्यादा होती थी। और जो पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए ये किताबें गांव की चौपालों या शराब खानों में जोर जोर से पढ़कर सुनाई जाती थी। हाँ, तो इस तरह प्रिंट कल्चर और मौखिक संस्कृति दोनों साथ साथ चलने लगे, एक दूसरे में घुल मिल गए। लेकिन जाहिर है हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं रहा होगा। जब विचार इतनी तेजी से फैलने लगे तो सत्ता में बैठे लोगों को तो डर लगेगा ही। और ये डर बिल्कुल सही साबित हुआ। कई लोगों को लगा कि अगर छपी हुई चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं रहा तो लोग धर्म और सत्ता के खिलाफ बगावत कर देंगे। और ठीक यही हुआ मार्टिन लूथर के साथ। हाँ, 1517 में धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुछ कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। और छपाई की वजह से उनके विचार उस जमाने के हिसाब से वायरल हो गए। बिल्कुल, कुछ ही हफ्तों में उनकी लिखी बातों की हजारों कॉपियां पूरे जर्मनी में फैल गईं और इसी से प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। लूथर ने खुद कहा था, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। लेकिन जहां एक तरफ लूथर जैसे बड़े धर्म सुधारक थे, वहीं मुझे स्रोतों में मिली मिनोकियो की कहानी ज्यादा असरदार लगती है। वो तो एक आम किसान था। हाँ, एक चक्की वाला जिसने बाइबल पढ़ी और उसके अपने मतलब निकालने शुरू कर दिए जो चर्च की शिक्षाओं से अलग थे। सत्ता के लिए तो ये बहुत खतरनाक रहा होगा। बहुत ज्यादा। मिनोकियो जैसे आम इंसान का धर्म ग्रंथों की अपनी व्याख्या करना चर्च को मंजूर नहीं था। उन्होंने उसे धर्म विरोधी माना, 2 बार मुकदमा चलाया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी। और इसके बाद चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की लिस्ट बनानी भी शुरू कर दी। हाँ, 1558 से। ये दिखाता है कि विचारों की इस लड़ाई में सत्ता कितनी क्रूर हो सकती थी। तो जब यूरोप में ये सब चल रहा था, तब ये तकनीक भारत पहुंची, जहां का ताना बाना तो बिल्कुल अलग था। हमारे स्रोतों में भारत की कहानी कैसे शुरू होती है? भारत में छपाई से पहले की अपनी एक बहुत समृद्ध परंपरा थी। यहाँ संस्कृत, अरबी, फारसी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में हाथ से लिखी पांडुलिपियां तैयार की जाती थीं। ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागज पर? हाँ, और बहुत खूबसूरती से लिखी जाती थीं। तो यहाँ प्रिंटिंग प्रेस आया 16वीं सदी में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ गोवा में। उनका मकसद तो अपने धर्म का प्रचार करना था। जी, इसीलिए उन्होंने कोंकणी और कन्नड़ जैसी स्थानीय भाषाओं में पुस्तकें छापी। 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब और 1713 में पहली मलयालम किताब भी कैथोलिक पादरियों ने ही छापी।
लेकिन अंग्रेजी प्रेस का जिक्र तो काफी बाद में आता है। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की और उनका बंगाल गज़ट। हाँ, जो अखबार कम और गॉसिप कॉलम ज्यादा था। वो कंपनी के बड़े अंग्रेज अफसरों के बारे में चटपटी खबरें छापते थे। और फिर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन पर मुकदमा कर दिया। बिल्कुल, और उनका प्रेस भी जब्त कर लिया। लेकिन तब तक भारत में अखबारों का दौर शुरू हो चुका था और 19वीं सदी की शुरुआत तक आते आते छपाई, खासकर अखबार, सार्वजनिक बहसों का सबसे बड़ा मंच बन गए हैं। किस तरह की बहसें? धार्मिक और सामाजिक सुधार वाली। हाँ वही, जैसे विधवा दहन, मूर्ति पूजा, बाल विवाह। इन मुद्दों पर सुधारकों और रूढ़िवादी पंडितों के बीच तीखी बहसें होती थीं और ये सब अखबारों के पन्नों पर लड़ी जाती थीं। राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी और उसके जवाब में रूढ़िवादियों का समाचार चंद्रिका। एकदम सही। प्रिंट अब सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि विचारों के टकराव का एक अखाड़ा बन चुका था। और सबसे जरूरी बात, इसने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज सदियों से दबी हुई थी, जैसे महिलाएं। रससुंदरी देवी की कहानी तो कमाल है। ये एक असाधारण कहानी है। एक ऐसी महिला जिसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई। उसने रसोई में छिप-छिप कर पढ़ना लिखना सीखा और फिर 1876 में उन्होंने बंगाली में पहली संपूर्ण आत्मकथा लिखी, आमार जीवन। मेरा जीवन। ये छपाई की ही ताकत थी कि एक आम महिला की कहानी हजारों लोगों तक पहुंच सके। और सिर्फ महिला ही नहीं, जाति व्यवस्था के खिलाफ भी प्रिंट एक बड़ा हथियार बना। बिल्कुल, ज्योतिबा फूले ने 1871 में अपनी किताब गुलामगिरी में जाति प्रथा पर जोरदार हमला बोला। कानपुर के एक मिल मजदूर काशी बाबा ने छोटे और बड़े का सवाल लिखी, जिसमें उन्होंने जातीय और वर्गीय शोषण के बीच के रिश्ते को समझाया। मतलब छपाई समाज के सबसे दबे कुचले वर्गों की आवाज बन रही थी। हाँ, और ये आवाज अब पूरे देश में गूंज रही थी। तो ये था छपाई का हैरान कर देने वाला सफर। चीन के लकड़ी के ब्लॉक से लेकर गुटनबर्ग के प्रेस तक और फिर भारत में राष्ट्रवादी चेतना जगाने तक, ये सिर्फ एक तकनीक की कहानी नहीं है। ये विचारों के आजाद होने की कहानी है। बिल्कुल, और जैसा कि हमेशा होता है, जब विचार आजाद होते हैं तो सत्ता को खतरा महसूस होता है। हाँ, इन स्रोतों से साफ पता चलता है कि जैसे जैसे भारतीय भाषाओं के राष्ट्रवादी अखबार मुखर होने लगे, औपनिवेशिक सरकार ने उन्हें दबाने की कोशिशें तेज कर दी। आप वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की बात कर रही हैं ना, 1878 का? हाँ, ये क्या था? ये एक दमनकारी कानून था। वर्नैकुलर का मतलब है देशी भाषा। तो ये कानून खास तौर पर भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों को निशाना बनाने के लिए था, क्योंकि सरकार को डर था कि ये अखबार लोगों में राष्ट्रवाद भड़का रहे हैं। तो ये तो सीधे सीधे सेंसरशिप थी। हाँ, इस कानून ने सरकार को किसी भी आपत्तिजनक खबर छापने पर अखबार के प्रेस को जब्त करने का अधिकार दे दिया था। और यही बात आज हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि कैसे एक नई तकनीक, मतलब छपाई, ने आम लोगों को एक जबान दी, सत्ता से सवाल करने का हक दिया। लेकिन सत्ता ने हमेशा उस जबान को काबू में करने की कोशिश की। हाँ, आज हम एक डिजिटल युग में हैं, जहां सूचना कागज पर नहीं, स्क्रीन पर तैरती है। आपको नहीं लगता कि अभिव्यक्ति की आजादी और उस पर नियंत्रण की ये सदियों पुरानी खींचतान आज एक नया रूप ले चुकी है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।